नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है कि हम एक कम्प्लीटली फ्री बैच रन कर रहे हैं नेट जेआरएफ कॉमर्स के लिए, उसी की कंटिन्यूएशन में ये एक अगला लेक्चर है। आप तक बताया जाए तो यूनिट 1 में हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इंटरनेशनल वाले बिजनेस में हमने उसकी मीनिंग, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस और साथ ही में साथ मोड्स ऑफ एंट्री वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसमें बात करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस के टॉपिक में, जहां पे हम बात करेंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। कैसे गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करती है उसके बारे में बात करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि हम ये कम्प्लीटली फ्री सीरीज रन कर रहे हैं दिसंबर 2024 के बैच के लिए, लेकिन आप इसे अगस्त रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं, प्लस यानी सितंबर में जो एग्जाम होने वाला है, प्लस आप इसको देख सकते हैं आगे वाले किसी अटेम्प्ट के लिए भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। चलते हैं लेक्चर पे शुरुआत में। ये हमारे बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। किस तरह से गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरवीन करती है, यानी पार्टिसिपेट करती है या उसको इफेक्ट करती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, वो सब क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार पिछली वीडियोस देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करें तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टू अचीव पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट इन्हीं तीन कारणों से क्या करती है, बिजनेस में इंटरवीन करती है। अब समझिए, मान लीजिए एक कंट्री है चाइना, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है। हम इंडिया के कंसेप्ट में बता रहे हैं। एक कंट्री है इंडिया, यानी हमारी अपनी प्यारी इंडिया कंट्री है, ये क्या करती है, इंपोर्ट करती है। अब इंडियन गवर्नमेंट बिजनेस में क्यों ही इंटरवीन करेगी, क्या कारण हो सकता है? तो उसके पीछे के रीजंस हैं कि अगर सब कुछ चाइना बहुत सस्ते दाम पे इंपोर्ट कर देगा तो हो सकता है हमारे यहाँ की डोमेस्टिक इकोनॉमी खराब हो जाए, हमारी इकोनॉमी गिर जाए, खराब हो जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ कम हो जाएगा। इन सब सिनारियो से बचने के लिए कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल बिजनेस के बीच में इंटरवीन करना पड़ता है। यही हमने यहाँ पढ़ा कि पॉलिटिकल कॉज हो सकता है, कई बार हो सकता है कि हमारे कल्चर को दिक्कत हो। सोशल कॉज हो सकता है कि बाहर के वेस्टर्न प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो पूरी तरह से, या जो हमारा ट्रेडिशनल फूडिंग हैबिट्स या ईटिंग हैबिट्स है वो पूरी तरह से खराब हो जाए। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बैरियर्स आर ऑफन क्रिएटेड टू बेनिफिट स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप। बैरियर्स बनाए जाते हैं ताकि कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप को फायदा हो। बैरियर्स बनाए जाते हैं कैसे, तो अभी हम टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर वो पढ़ेंगे आगे। अभी आपको केवल ध्यान देना है कि गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों करती है, उसकी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि वाई गवर्नमेंट इंटरवीन्स, क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्टिंग जॉब्स एंड इंडस्ट्रीज, मतलब जॉब्स को और इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए ये कैसे होता है। अगर कोई कंट्री है जो केवल इंपोर्ट करती है, अगर आप केवल इंपोर्ट करते, बहुत सामान इंपोर्ट करते, सारा सामान आपके यहाँ बाहर से आता है, तो जाहिर सी बात है आपकी डोमेस्टिक कंट्री में कुछ प्रोडक्शन होगा ही नहीं। डोमेस्टिक कंट्री में जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब आउटपुट ही नहीं होगा, तो इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। तो अल्टीमेटली एक समय ऐसा आएगा कि बाद में आप इंपोर्ट भी नहीं कर पाओगे चीज़ें। क्यों नहीं इंपोर्ट कर पाओगे? क्योंकि जब आपके यहाँ इंडस्ट्रीज ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो किसी के पास इतना पैसा भी कहाँ होगा कि वो बाहर से सामान मंगा सके। इसलिए गवर्नमेंट कई बार इंटरवीन करती है ताकि जो इंडस्ट्रीज है और जो जॉब है उन दोनों को बचाया जा सके। गवर्नमेंट कैन यूज टैरिफ्स और कोटास। मैंने कहा अभी टैरिफ मैं आपको बताऊंगा आगे। टैरिफ को अभी के लिए आप टैक्स समझ लीजिए। टैरिफ्स और कोटास टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिटर्स, बाहर वालों से बचाने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बाहर वालों से बचाने के लिए। जैसे किसी प्रोडक्ट में, आपको पता है चाइना का प्रोडक्ट जो है, चाइना के सारे प्रोडक्ट बहुत ही चीपर होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। अब इंडिया में तो आप उतने सस्ते कॉस्ट पे अभी प्रोडक्शन कर नहीं सकते हो। मान लीजिए कोई छोटी कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है इंडिया की, वो तो इतने छोटे कॉस्ट पे, इतने कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर नहीं सकती है। तो ये गवर्नमेंट का काम बनता है कि वो चाइना के प्रोडक्ट्स पे क्या करे, इतना टैक्स लगा दे या इतने टैरिफ्स लगा दे कि वो इतने महंगे हो जाएं कि कम से कम जो ये इंडियन प्रोडक्ट है ये मार्केट में एक बराबर का या इक्वल स्टैंड ले सके। तो गवर्नमेंट इस तरह का एफर्ट देती है, ठीक है। दूसरी बात है प्रोटेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो चाह के भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आप अपना 100% सोचिए, अगर आप 100% डिफेंस, जो आपका सामान डिफेंस का सामान है, वो अगर आप बाहर से मंगाएंगे तो आप पूरी तरह से अपने वॉर के लिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरे देश पे डिपेंडेंट होगे। फिर ये डिपेंड करेगा कि आपका और उस देश के बीच में कैसा रिलेशन है, तो उस हिसाब से आप वॉर के बारे में या ऐसी किसी चीज़ के बारे में आगे जाके सोच सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट करेगा। इसलिए गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो स्ट्रेटेजिकली या डिफेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के रिलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके इंपोर्ट पे बैन लगा देगी कि इसे आप बाहर से नहीं मंगा सकते। या ऐसे कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या प्रोडक्ट्स है जिसे आप बाहर नहीं भेजना चाहते, तो कई बार गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा देती है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स।
देखिए अल्टीमेटली कंज्यूमर्स का मतलब, वैसे तो कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, पर गवर्नमेंट की नज़र से यहाँ जो कंज्यूमर्स है वो उनकी जनता है। तो गवर्नमेंट का एक एम होता है, देखिए कितना काम करती है या नहीं करती वो अलग विषय है, लेकिन गवर्नमेंट का एक मेजर एम क्या होता है कि अपने कंज्यूमर को, अपनी जनता को बचा के रखे। तो अगर कोई कंपनी ऐसी लग रही है जो एक्सप्लॉइट कर रही है या कुछ डेंजरस सामान आपके हाथ भेज रही है, डेंजरस प्रोडक्ट्स भेज रही है, तो उस पर बैन लगाना, उसकी क्वालिटी पे बैन लगाने, सब किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। ये भी एक वजह होती है कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरवीन करती है। फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, आप किसी भी कोई भी देश दूसरे देश से या बाकी दुनिया से किस तरह का संबंध, किस तरह का रिश्ता रखना चाहता है, दैट टू बी इन, मतलब वो आपके इकोनॉमिक सेंस में की होना चाहिए। इकोनॉमिक टर्म्स में कैसे आप रिलेशन रखना चाहते हैं बाहर से। तो जो भी गवर्नमेंट के फॉरेन पॉलिसी के गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए भी कई बार गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। दूसरा, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। अब बात देखिए केवल सिटीजन या नॉन सिटीजन, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट की नहीं है, अब बात है ह्यूमंस की। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो ऐसा काम कर रही है, या कोई कंट्री ऐसा जो किसी इनह्यूमन तरह से प्रोडक्शन कर रही है या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, मान लीजिए डोमेस्टिक कंपनी है, इंडिया की खुद की कोई कंपनी है जो चाइल्ड लेबर कर रही है, या लोग फैक्ट्रीज एक्ट आपको कहता है कि 8 घंटा 9 घंटा काम कराना चाहिए और कोई 15-15 16-16 घंटा फैक्ट्री में काम करवा रही कंपनी, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को बिजनेसेस में इंटरवीन करना चाहिए। क्योंकि आइडियली तो माना जाता है कि बिजनेस और गवर्नमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं, आपस में इनका रिलेशन कम होना चाहिए, ऐसा कैपिटलिस्ट मानते हैं। बट इन सब केसेस में गवर्नमेंट का इंटरवीन करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए ह्यूमन राइट्स के लिए कई बार करती है। सबसे बड़ी बात जनरेटिंग रेवेन्यू, मैंने कहा ना टैक्सेस लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, तो जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो ठीक ही हैं। कई बार टैरिफ्स इसलिए भी लगाए जाते हैं क्योंकि हमें कमाई भी करनी है। अगर हमारे देश में कोई सामान बिकता है तो डोमेस्टिक कंपनी से तो हम टैक्सेस लेते ही है ना, तो फिर फॉरेन वाले से हम अगर कुछ नहीं लेंगे तो उनका फ्री हो जाएगा, उससे बेहतर हम उनसे टैरिफ्स कलेक्ट करते ताकि हमको कुछ रेवेन्यू हो। चाहे डोमेस्टिक कंपनी बेचे, चाहे कोई इंटरनेशनल कंपनी बेचे, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसको भी रेवेन्यू होना चाहिए, उसकी भी कमाई होनी चाहिए। और फिर है सपोर्टिंग फर्म्स। अगर कोई छोटी फर्म्स है या कोई ऐसी फर्म्स हैं जहाँ पे अभी ग्रोथ बाकी है, वहाँ गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो आपको तो सोलर एनर्जी से जुड़ी चीज़ें या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप अभी देख सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करे? इनको सब्सिडाइज रेट पे बेच रही है। क्यों? क्योंकि अभी एक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी बन रही है, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पता है कि अगर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, अभी लोगों को थोड़ा सा सब्सिडीज नहीं मिली, तो इन सेक्टर्स में काम होना बंद हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में भी सब्सिडी देती है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है? इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरवीन करती है। ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। अंदर की मीनिंग आप समझ चुके हैं, केवल हेडिंग याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें से गवर्नमेंट, इसमें से कोई भी 3-4 ऑप्शन में दे करके एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे करके पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, या इनमें से सब दे करके पूछ सकता है कि विच वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो आपको दोनों को सॉल्व करने के लिए ये हेडिंग्स और ये टॉपिक्स आने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पोर्शन पे। अगला पोर्शन है ट्रेड बैरियर्स का। मैंने आपको बताया कि बैरियर्स कितने तरह के होते हैं। बैरियर्स जो होते हैं वो आपके 2 तरह के होते हैं। ट्रेड बैरियर्स जो हम लोग बात करने वाले 2 तरह के होते हैं, एक होता है टैरिफ बैरियर और एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। बस अभी आपको बहुत आसान शब्दों में बात समझ में आ जाएगी। देखिए टेक्निकली सुनने में ये वर्ड्स बहुत टफ लगते हैं, लेकिन अगर लोकल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, आपको आसानी से बताऊं आसान भाषा में, तो आपको ये समझना है कि टैरिफ बैरियर हमेशा वो होगा जिसका कुछ ना कुछ लेना देना रुपीज से होगा, मनी से होगा, पैसे से होगा, करेंसी से होगा। ठीक है, मतलब अगर आप टैक्सेस लगा रहे हो तो आप बदले में पैसा लोगे। आप कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो 10%, 2%, 12%, तो आप क्या करोगे? जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा होगा उसके बदले में पैसे लोगे। आप इसी की तरह से अगर स्पेसिफिक ड्यूटी लगा रहे हो या कुछ और ड्यूटीज लगा रहे हो तो उसके बदले में भी आप पैसा लोगे। तो टैरिफ बैरियर वो होगा जो किसी ना किसी तरीके से मनी से रिलेटेड होगा। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट आपसे पैसा चार्ज कर रही है ताकि आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाए। ये भी एक बैरियर है ना, अगर आपका प्रोडक्ट ही महंगा हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। तो इंटरनेशनल कोई कंपनी आ रही है तो गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर वाली कंपनियां हमारे यहाँ कम सामान बेचे। कोई भी कंट्री चाहती है कि हमारे यहाँ इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, क्योंकि एक्सपोर्ट में कमाई है और इंपोर्ट में फॉरेन एक्सचेंज जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको आपके प्रोडक्ट को महंगा करने के लिए क्या कर रही है? आपसे टैक्सेस ले रही है। आपने मान लीजिए 10, आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 10 रुपीज़ का बना है, कोई प्रोडक्ट 10 रुपीज़ का चाइना में बिका। अब इंडिया चाहती है कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट ना बिके, तो इंडिया क्या करेगी? इस पर 400% टैक्स लगा देगी, 400% का टैक्स इम्पोज कर देगी। यानी अब ये प्रोडक्ट हो जाएगा कितने का? 50 रुपीज़ का। 50 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट हो गया। नॉर्मल डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में अब आपको प्रोडक्ट कितने से मिल रहा है? 30-40 का मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसा हो जाएगा? अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। कस्टमर इस प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं चाहेगा। तो ये होते हैं टैरिफ बैरियर, जहाँ क्या किया जाता है? पैसे का, किसी भी फॉर्म में मनी का इस्तेमाल किया जाता है इंपोर्ट्स को रोकने के लिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है फिर? नॉन टैरिफ क्या होता है? तो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं
कोई भी तरीका आपको अगर पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैरिफ बैरियर या नॉन टैरिफ बैरियर, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मनी के अलावा लगाया गया कोई भी तरीका जिससे इंपोर्ट कम हो या ट्रेड में बैरियर्स आए या ट्रेड में दिक्कतें आए, उसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। आप उसको लाइसेंसिंग कह सकते हैं, आप उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इससे कम का प्रोडक्ट, इस क्वालिटी से कम का प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं बिकेगा। ये सब क्या है? ये सब बैरियर्स हैं। सब क्या है? बैरियर्स हैं। पर कौन से बैरियर्स हैं? नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब इसमें कोई टैरिफ या कोई अमाउंट इन्वॉल्व नहीं। अब आइए हम स्पेसिफिकली बात करेंगे टैरिफ बैरियर्स की। जैसे मैंने बताया, टैरिफ बैरियर्स आर टैक्सेस और ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। जो सामान आने वाले हैं उस पर गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस और ड्यूटीज लगा रखे हैं उसको टैरिफ बोलते हैं। विच कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेशन एंड मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव। जी मैंने आपको बताया। दिस कैन डिस्करेज द डिमांड। ये वही बात है जो हम लोगों ने भी समझी कि इससे डिमांड धीरे धीरे क्या होगी, जो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट है, इंपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट है, वो कम हो जाएगी। अच्छा देखिए, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में, वैसे तो आप सब कॉमर्स में हो, नहीं आना चाहिए, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती कि हमारे यहाँ इंपोर्ट हो। अगर लोगों को, जनता को बाहर से अच्छा सामान मिल रहा है तो उसमें गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? कन्फ्यूजन गलत नहीं। अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रही है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती कि अगर हमें अच्छा सामान बाहर से मिल रहा है, इंपोर्ट करने से मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती कि हमें वो सामान मिले? तो देखिए, आज के टाइम पे पूरी मार्केट, ग्लोबल मार्केट क्या है? एक है। और उसमें समस्या क्या है कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो एक चीज़ चाहिए, इसको चाहिए, जिसको कहते हैं फॉरेक्स, यानी फॉरेन एक्सचेंज। क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज। इसी के पीछे का पूरा जो आपका खेल है वो है। जब आप सामान इंपोर्ट करते हो, किसी देश के लोग सामान बाहर से अगर मंगाते हैं, आप चाइना से सामान क्या करते हो? इंपोर्ट करते हो, तो ये फॉरेन एक्सचेंज कम होता है। और जब इंडिया कोई सामान एक्सपोर्ट करता है, आप कोई सामान बाहर एक्सपोर्ट करते हो, बाहर वालों को बेचते हो, तो ये फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। और किसी भी देश को ट्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉरेन एक्सचेंज। तो एक तो कारण, मेजर कारण ये फॉरेन एक्सचेंज होता है कि अगर इंडिया को डिफेंस सप्लाईज भी खरीदने हैं रशिया से, अमेरिका से, तो ये फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। और अगर आप नॉर्मल सामान मंगा करके, बाकी छोटे छोटे सामान मंगा करके फॉरेन एक्सचेंज को डिप्लीट करेंगे, तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा, तो इससे कंट्री का लॉस होगा। दूसरा कारण क्या है? अगर सामान ज़्यादातर बाहर से आने लगेगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी। जब आपके यहाँ सामान बाहर से आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोकल इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, सामान बनना भी बंद हो जाएगा। बनना बंद हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। इकोनॉमी आपकी जो धीरे धीरे, जब एम्प्लॉयमेंट कम होगी, जब कोई कमाएगा ही नहीं, तो इकोनॉमी भी कोलैप्स करेगी। तो ये सारे कारण, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपको अच्छे प्रोडक्ट से बचाना चाहती है, दूर रखना चाहती है कि आप अच्छे प्रोडक्ट्स मत लीजिए, खराब वाले लीजिए। गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमी बची रहे देश की, एम्प्लॉयमेंट बनी रहे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। ठीक है, तो जिसके दिमाग में अगर वो कंफ्यूजन हो तो आई थिंक कि वो क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं टैरिफ बैरियर्स की। हम कर चुके हैं। अब कितने तरह के टैरिफ बैरियर होते हैं देखिए, आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा नोट दिया, ये एक एक लाइन का नोट्स क्या है? अगर आप इनको बाहर ढूंढने जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको ये 15-15 लाइन के मिल जाएंगे, तो आप सोच रहे हैं कि छोटा नोट्स है। ये देखिए छोटा नहीं है, ये नोट्स टू द पॉइंट, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक नोट। क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको मान लीजिए ये डेफिनेशन उठा करके दे देगा, जो डेफिनेशन लिखी स्पेसिफिक वाली, ये डेफिनेशन उठा के दे देगा, और आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा। नेट एनटीए क्या करेगा? ये 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। या आपको क्या करेगा? मैच द फॉलोइंग में डेफिनेशन दे देगा ये 4, और ये 4 नाम दे देगा। तो आपको समझ जो होना है, क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार मीनिंग समझ गए, आपने बहुत छोटी चीज बाद में दिमाग में रखी, पर वो एकदम आपके दिमाग में बस जानी चाहिए, वो चीज एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए, उसके बाद आप इसको इजीली मैच कर ले जाओगे। इससे ज्यादा आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होती है? अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी कैन बी लिवाइड ऑन ईच यूनिट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर हम स्पेसिफिक की बात करें, एक सब है एड वैलोरम ड्यूटी और एक है कंबाइंड। अभी देखिए आप उसको समझिएगा। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? हर यूनिट पे हम क्या करते हैं? एक स्टैंडर्ड चार्ज लगाते हैं कि अगर आप 1 यूनिट प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं तो हमें 10 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप 1 भेज रहे हैं तो 10 देंगे, 2 भेज रहे हैं तो 20 देंगे। ये फिक्स रेट है, पर ये 10 रुपये का 11 रुपये नहीं होगा। ये क्या है? ये रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है। ठीक है, आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये मतलब ऐसा 10 है नहीं, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये 10 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ेगा। 10-20 हो, कुछ भी हो सकता है। फिक्स चार्ज है, इसलिए इसको स्पेसिफिक बोलते हैं। ये बढ़ता घटता नहीं है। वही अगर हम बात करें एड वैलोरम की, तो इसमें क्या होता है? इसका एड वैलोरम का मतलब होता है, एड का मतलब अकॉर्डिंग, और वैलोरम का मतलब होता है वैल्यू। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से, मतलब वैल्यू के हिसाब से ये बढ़ेगा या घटेगा। इसमें रेट होता है परसेंटेज के हिसाब से। मान लीजिए 10% है। अब 10% का मतलब क्या हुआ? अगर 100 रुपए की चीज है तब तो आपको 10 रुपए देना पड़ेगा 1 यूनिट पे, पर अगर वो चीज 1000 रुपए की है तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ड्यूटी भी बढ़ेगी, टैरिफ भी बढ़ेगा। और अगर छोटी वैल्यू का यूनिट है तो टैरिफ भी कम होगा।
फिर कंबाइंड में क्या होता है, इसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता सामान बढ़ते घटते से, इसमें सामान की प्राइस बढ़ने घटने से हमको फर्क पड़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये दोनों होता है, मतलब पहले तो 10 रुपये का फिक्स चार्ज होगा कि 10 रुपये फिक्स चार्ज तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस हम 10% भी लेंगे। मतलब इसमें हम स्पेसिफिक ड्यूटी को और एड वैलोरम ड्यूटी को दोनों को कंबाइन कर देते हैं कि हम ये भी लेंगे और ये भी लेंगे, दैट इज नोन एज कंबाइंड। ठीक है, अब यही आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। एड वैलोरम, दिस इज अ लैटिन फ्रेज विच मीन्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। ये फ्लेक्सिबल है और डिपेंड करता है अपॉन द वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, कंबाइंड ड्यूटी में मैंने आपको बता चुका, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम ड्यूटी ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट पे हमने दोनों लगा दिया कि ये भी देंगे ये भी देंगे, तब वो कंबाइंड ड्यूटी है। लास्ट ड्यूटी क्या है, लास्ट है स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे एड वैलोरम है, ये भी वैल्यू के हिसाब से, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के हिसाब से इफेक्ट होती है। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें और एड वैलोरम में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि दिस इज ओनली फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। इसको याद रख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए कि केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए स्लाइडिंग स्केल ड्यूटी लगती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स की, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है, मैंने बताया कि पैसे के अलावा किसी भी कोई भी हम ऐसा तरीका अपनाएं जिससे हमारे यहाँ इंपोर्ट करना या सामान भेजना, एक्सपोर्ट करना हमारे यहाँ सामान, या हमारे लोगों को सामान इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाए। अ नॉन टैरिफ बैरियर इज एनी मेजर, ऐसा कोई भी तरीका अदर देन कस्टम्स टैरिफ, कस्टम के टैरिफ यानी वो रेट के अलावा ऐसा कोई भी तरीका दैट एक्ट्स एज अ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या करता है, बैरियर का काम करता है। बैरियर का मतलब रोकथाम का काम करता है। वैसे तो हम अगर एक तरीका तो होता, हमने महंगा कर दिया सामान तो लोग लेंगे ही नहीं। अब किसी कारणवश, जैसे WTO की बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलेशन होता है, तो हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, उसमें टैक्सेस लगा करके तो बहुत ज़्यादा नहीं रोक सकते, तो हम दूसरे तरीके अपनाते हैं। एक दूसरी कंट्री क्या करती है, दूसरे तरीके अपनाती है। इसमें क्या रेगुलेशंस इंक्लूडेड हो सकते हैं, रूल्स इंक्लूडेड हो सकते हैं, जो ये डिक्टेट करेंगे कि एक प्रोडक्ट यहीं बनाया जाए। जैसे अभी देखिए मेक इन इंडिया स्कीम चल रही है, उसमें का मतलब क्या है कि अगर आपको इंडिया में सामान भेजना है तो आप कोशिश करिए कि सामान इंडिया में ही बनाए। तो अब जो कंपनीज इंडिया नहीं आना चाहेंगे, अल्टीमेटली उनको धीरे धीरे बाद में जब जाके, अभी तो कंपलसरी नहीं है, जब ये 100% कंपलसरी कर दिया जाएगा तो अल्टीमेटली उनके लिए क्या होगा, नुकसान होगा, वो नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे सामान यहाँ पे। ठीक है, रूल्स विच रिक्वायर प्रूफ ऑफ विच कंट्री गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन, जैसे कि आपको लिखना पड़ता है सामान पे कि आपने कहाँ उसको प्रोड्यूस किया। ये क्यों है, ये इसीलिए कि मान लीजिए अगर मैं ऐसा आदमी जो चाहता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर, मान लीजिए चाइना का सामान ना खरीदूं, इंडिया में देखिए चाइनीज गुड्स का बहुत वो हुआ था, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, तो मैं चाइना का सामान ना खरीदूं, तो उसमें मेड इन चाइना में जैसे ही देखूंगा मैं वो सामान खरीदने से इनकार कर दूंगा। तो ये भी एक तरह का बैरियर ही हुआ कि जैसे आपने अपनी कंट्री, आप मेड इन चाइना, मेड इन पाकिस्तान देखेंगे तो एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि इंडियन ऐसे सामान को नहीं लेना चाहता। हालांकि इसका जुगाड़ चाइना ने निकाला था, चाइना ने अपना नाम क्या कर दिया, चाइना ने अपना नाम कर दिया PRC। अब PRC पढ़ के लोग नहीं जान पाते, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया उसने। तो कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाता है, वो अलग विषय है, पर ये भी एक तरीका है नॉन टैरिफ बैरियर का। तो अब आइए बात करते हैं कितने नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। पहला नॉन टैरिफ बैरियर है लाइसेंस। जैसे देखिए एलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जो इंडिया में क्या कर रही है, चाहती है कि अपना गुड्स इंडिया में एक्सपोर्ट करे, यानी इंडियन टेस्ला की गाड़ी इंपोर्ट करें। गवर्नमेंट क्या करे, उसको लाइसेंस देने में डिले कर रही है, लाइसेंस की प्रोडक्ट नियम बना रखा है। तो क्या करती गवर्नमेंट, लाइसेंस का काम करती है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो हमसे लाइसेंस लीजिए, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करिए। अब ऐसी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी जिसमें दोनों पार्टी एग्री नहीं कर पा रही होंगी, टेस्ला और इंडियन गवर्नमेंट एग्री नहीं कर पा रही होगी, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उसका इंपोर्ट यहाँ पे लेट हो रहा है। तो ये एक तरीका होता है रोक लगाने का। दूसरा होता है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स। देखिए नाम से पता चल रहा है वॉलेंट्री मतलब खुद की इच्छा से। इसमें आपको बस एक ध्यान रखना है कि ये आप बाकी जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, टैरिफ बैरियर्स हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, बाकी सारे वो कौन लगाता है, वो कंट्री जो इंपोर्ट कर रहा, वो कंट्री जो इंपोर्ट कर रहा, मतलब जो सामान मंगाता है वही सारे बैरियर्स लगाता है। ये जो बैरियर है, इकलौता ऐसा टैरिफ बैरियर है जो एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाता है, जो सामान एक्सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए अगर चाइना इंडिया को सामान भेज रहा है तो बाकी सारे टैरिफ, एड वैलोरम, स्पेसिफिक ड्यूटी, वो और सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स ये कौन लगाएगा, इंडिया लगाएगा कि हमको आपका सामान नहीं चाहिए। एक्सपोर्ट वाला जो है, ये जो हमारा अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें एक्सपोर्टिंग कंट्री लगाएगी, मतलब चाइना ही लगाएगा बैरियर कि हम ये सामान अभी वहां नहीं भेजेंगे। क्यों लगाएगा, क्योंकि इंडिया इससे रिक्वेस्ट करेगा। अभी देखिए आज पढ़ते हैं, these barriers are created by exporting countries rather than importing one. These restraints are usually levied on the request of importing country. किसी कंट्री ने रिक्वेस्ट की कि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ सामान ये आपके यहाँ से आए, इसमें ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ सिनेरियो है, आप ही इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दीजिए, इससे अच्छा कि हम इसके इंपोर्ट पे बैन लगाएं।
ठीक है, ताकि वो रिश्ते भी अच्छे रहें। इस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के ऐसा किया जाता है। तो रिक्वेस्ट कौन करता है? तो इंपोर्टिंग कंट्री करती है, पर लगाता कौन है? तो ये आपको बहुत ध्यान से एकदम दिमाग में बसा लेना है, लिख लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए 3-4 बार कि इसको एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लगाती हैं। ठीक है, कोटास की बात करते हैं। तो अंडर दिस सिस्टम अ कंट्री में फिक्स इन एडवांस द लिमिट ऑफ इंपोर्ट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट वुड बी परमिटेड फॉर इंपोर्ट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अब रोकने का एक ये भी तरीका है कि हमने क्या किया, हमने चाइना के सामान का वो नहीं महंगा किया, प्राइस नहीं महंगा किया, या हमने उसको लाइसेंस में नहीं उलझाया, हमने उसको बाकी बैरियर्स में नहीं उलझाया, हमने उससे कह दिया कि 1 साल में आप हमारे यहाँ केवल हमारे टोटल ट्रेड का 10% सामान ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब जितना सामान हम दुनिया से मंगाते हैं उसका केवल आप 10% ही आपके पास कोटा है, आप केवल 10% सामान ही बेच सकते, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। तो ये भी एक क्या है, बैरियर है कि हम चाइना से 10% से ज़्यादा सामान नहीं मंगाएंगे। या किसी ऐसा कभी कभी किसी गुड के लिए भी होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम 90% खुद बनाएंगे, खाली 10% इम्पोर्ट करेंगे। तो अब ये भी तो एक कंपनी के लिए बैरियर हो गया कि वो 10% के मार्केट को कैप्चर कर सकती है, तो इतनी छोटी मार्केट को कैप्चर करने के लिए कौन आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, ये देखिए ये अक्सर यूरोप और अमेरिका वाले करते हैं इस तरह की चीज़ें। हियर द इंपोर्टिंग कंट्री इंपोर्ट्स द स्टैंडर्ड, इफ द स्टैंडर्ड आर नॉट मेट द गुड्स आर रिजेक्टेड। क्या करना है इसमें, इंडिया क्या कहेगा चाइना से कि अगर आपको हमारे यहाँ सामान भेजना है चाइनीज़ कंपनी से, तो कहेगा कि मान लीजिए आपको हमारे यहाँ जो भी सामान भेजना है तो वो कम्प्लीटली वेज होना चाहिए। वो क्वालिटी, मान लीजिए अगर क्वालिटी 1 to 10 की मार्क पे तो वो कहेगा 9 के मार्क से ऊपर की क्वालिटी होनी चाहिए, वो इस स्टील से बना होना चाहिए या इस मेटल से बना होना चाहिए, उसमें ये रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन लगाना। इतने स्टैंडर्ड सेट कर देगा कि अगर आप उस सारे स्टैंडर्ड को मीट कर पाइए तो या तो उन सारे स्टैंडर्ड्स को आप मीट करने जाएंगे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, और वो कहेंगे, हम कहेंगे कि हम उसी फैक्ट्री से सामान लेते हैं जहाँ पे वर्कर्स को ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का फॉलो होता है, इतने सारे नियम कानून फॉलो करेंगे वो, तो या तो उनका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। दूसरा, अगर स्टैंडर्ड में फिट नहीं बैठा, मान लीजिए आपने कहा था कि उसमें 90% स्टील होना चाहिए, कोई सामान आ रहा है जिसमें आपने कहा 90% स्टील का बना होना चाहिए, 70% बना है, तो आपने क्या किया, आपने ये प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया कि हम ये प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं, इंडिया में आप ये प्रोडक्ट भेज ही नहीं सकते हो। तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सेट करना, क्वालिटी सेट करना। क्वालिटी स्टैंडर्ड जनरली ये यूरोप की कंट्रीज करती हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर गुड्स स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते, वो स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए हैं, तो हम उनको वापस कर देंगे। Foreign exchange regulations. The importer has to ensure that adequate foreign exchange is available for import of goods by obtaining a clearance from exchange control authorities prior to the concluding of contract with the supplier. एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन भी इस तरह का काम करता है। जब आप कोई कंट्री इंपोर्ट करती है ना, तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज की अथॉरिटी होती है, आप समझ लीजिए, जो कंट्री की हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, उससे उसको क्लियरेंस लेना पड़ता है कि इनके पास इतना पैसा है भी कि नहीं। आपने मान लीजिए $500 बिलियन का रशिया को कह दिया कि हम $500 बिलियन का सामान आपसे, $500 बिलियन का सामान आपसे मंगाएंगे, डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदेंगे, तो आपको एक क्लियरेंस लेना पड़ेगा कि आपके पास $500 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है भी या नहीं। अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का बैरियर है कि आप रेगुलेशन में पास ही नहीं करोगे कि इनके पास इतना पैसा ही नहीं, इतना अलावेंस ही नहीं है। ठीक है, अब ये हो गए टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, और बाकी आप इंटरेक्ट करना चाहें या PDF लेना चाहें तो इसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप जाएंगे टेलीग्राम पे और द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल, यही जो हमारे चैनल का नाम है, यही सर्च कर लेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप उसमें आइए, वहाँ पे आपको ये PDFs अवेलेबल करा दी जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है? इट इज़ अ फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। केवल ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में बनाया जाता है, लेकिन हम इंडिया वाला पढ़ेंगे। इन इंडिया टू गाइड द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। हम साल में कितने गुड्स इंपोर्ट करेंगे, कितने गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे, कितना वैल्यू होगा उनका, किस तरह की चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, किस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, किन चीज़ों के एक्सपोर्ट पे बैन है, किन चीज़ों के एक्सपोर्ट में हम सब्सिडी देते हैं, किन चीज़ों के इंपोर्ट पे बैन है, किन चीज़ों के इंपोर्ट पे हम सब्सिडी देते हैं। ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन जब हम बनाती है, एक कंट्री बनाती है, तो उसको उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसको उसकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, क्यों करती है ऐसा? टू फैसिलिटेट ट्रेड, प्रमोट एक्सपोर्ट एंड इनहांस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अगर आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बना करके पहले से ये सब नियम कानून तय करके काम नहीं करोगे तो आपके लिए मार्केट थोड़ी सी अनअट्रैक्टिव, खराब हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमको ध्यान रखना है। लोगों को लगता है, जैसे अभी हमने बता रहा था, कि सबको लगता है कि ये फॉरेक्स ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, कि फॉरेन एक्सचेंज कमाना है इसलिए हम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ एन मेजर ऑब्जेक्टिव है, पर ये मेन ऑब्जेक्टिव या प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी पर्पज इज नॉट मियर अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बट द स्टिमुलेशन ऑफ ग्रेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम क्या चाहते हैं
स्टिमुलेट करना मतलब किसी चीज़ के प्रोसेस को तेज़ करना। तो हम चाहते हैं एक बार इकोनॉमिक की एक्टिविटी एक अच्छे लेवल पे शुरू हो जाए। अगर इकोनॉमिक की एक्टिविटी मतलब सेल, परचेज़ ये सब एक अच्छे लेवल पे शुरू हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी अल्टीमेटली ये तो फॉरेन एक्सचेंज तो आएगा ही आएगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने बहुत अच्छी इकोनॉमी बना ली, बहुत बढ़िया क्वालिटी का सामान बना रहे हो, तो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा ही। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ ग्रेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का कोई ऑब्जेक्टिव है? तो हाँ, ये एक ऑब्जेक्टिव है, मेजर ऑब्जेक्टिव है, पर मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। The primary purpose is not this, but stimulation of greater economic activity. The foreign policy of India is based on two major objectives. दो major objective है क्या? It emphasizes to double the percentage of global merchandise trade within next 5 years. इसके कहने का मतलब इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अगले 5 साल में हम जितना भी ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक्स ट्रेड कर रहे हैं, एक्स अमाउंट का ट्रेड कर रहे हैं, तो अगले 5 साल में क्या हो जाना चाहिए? 2x। ध्यान रखिएगा कि हमने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कहा है, हमने कहा है हम ट्रेड कितना कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब क्या हुआ? ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। हम चाहे दुनिया को सामान बेच रहे हैं, चाहे दुनिया से सामान खरीद रहे हैं, वो जिस भी वैल्यू का खरीद रहे हैं, मान लीजिए हम $500 बिलियन का सामान खरीद रहे हैं, तो इंडिया का टारगेट क्या है कि ये 1000 बिलियन डॉलर्स हो जाए अगले 5 साल में। ठीक है। इट एक्ट्स एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय गिविंग अ थ्रस्ट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का फायदा ये होता है कि जब आप बाहर वाली कंट्रीज को, कंपनीज को अलाउ करते हो और बाकी प्रोडक्ट्स को अलाउ करते हो, बिजनेसेस को अलाउ करते हो कि वो एक्सपोर्ट करें। हम कह, जैसे अगर गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक्सपोर्ट को डबल करना चाह रहे हैं, ट्रेड को डबल करना चाह रहे हैं, तो इससे कंपनियों को क्या मिलता है कि मौका मिलता है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएं। प्रोडक्शन बढ़ेगी, कंपनियां काम बढ़ाएंगी, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उसको एक थ्रस्ट मिलता है, एक प्रेशर मिलता है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वॉज प्रमोटेड इन द पॉलिसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द इंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग द इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी हेल्प मिलती है। ठीक है। अब एक टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। तो आप कहेंगे ग्लोबलाइजेशन एक कंट्री कैसे करती है? हाँ, ये बात तो सही है, एक कंट्री कैसे करती है? सारी कंट्रीज मिल के करती हैं, लेकिन आपके यहाँ ग्लोबलाइजेशन होगा कि नहीं होगा ये तो आप तय करोगे ना। जैसे इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी कब लाई? 1991 में। देखिए एक क्वेश्चन होता है कि कब एलपीजी पॉलिसी कब लाई गई थी? 1991 में। तो इसमें क्या किया इंडिया ने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, आप पिछली वीडियोज में समझ लेते हैं सकते हैं, सब कुछ एलपीजी पॉलिसी समझाई है। और ग्लोबलाइजेशन किया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? अभी समझाने के लिए, अभी के लिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के सामान बेच सकते हो और हम पूरी दुनिया में सामान अपना बेचेंगे। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। तो कंट्रीज क्या करती है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट डिस्क्राइब्स ग्रोइंग इंटरकनेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमीज। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब ऐसे मैं समझाने की दृष्टि से और आपके अच्छे से समझ में आए इसलिए पूछता हूँ कि ग्लोबलाइजेशन क्यों जरूरी है, आप कमेंट करिएगा। तो देखिए अभी के लिए तो आप समझ लीजिए ग्लोबलाइजेशन क्या जरूरत है। मतलब हम अपना सामान खुद बनाएं, सारा पैसा अपने पास रखें, क्यों ही हम इंपोर्ट करें? कुछ भी 1% भी क्यों इंपोर्ट करें? तो उसके पीछे रीजन है। अभी आप बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन आपको रीजन आसान भाषा में ये समझना है। होता क्या है कि सारे सामान, जितना भी सामान का प्रोडक्ट है, जितने भी तरह के प्रोडक्ट है, जरूरी तो नहीं कि आप सारे बना लो। अगर आप सारे बना भी ले जाते हो तो क्या साहब हर चीज में आप कॉस्ट इफेक्टिव हो पाओगे? जैसे आपके यहाँ मान लीजिए लेबर तो बहुत सस्ती है इंडिया में, तो अगर कोई भी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाना तो इंडिया जाहिर सी बात है सस्ता बना सकता है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में प्लांट लगाती हैं, चाइना में प्लांट लगाती है, चाइना के पास भी लेबर बहुत है। लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट हुआ, तो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कैपिटल ज्यादा लग रही है, तब ये जो यूरोप की कंपनियां हैं, यूएसए है कंट्री है, सॉरी यूएसए, यूके, ये सब क्या करती हैं? बहुत ही सस्ते में प्रोडक्ट बना सकती हैं। कुछ चीज तो इसलिए क्या करते हैं, वैसे तो हम रिसोर्सेज वाइज बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर चीज हम बना पाए और हर चीज हम सस्ती बना पाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए जो चीजें हम सस्ती बना पाते हैं वो तो हम अपने पास से ले लेते हैं, जो चीजें हम अच्छी बना पाते हैं वो हम अपने पास से ले सकते हैं। जो चीजें हम बना ही नहीं सकते, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट में भी हम थोड़ा सा पीछे हैं, तो हम क्या करते हैं? राफेल फ्रांस से मंगाते हैं ना। अगर हमको कोई डिफेंस इक्विपमेंट मंगाना हो तो हम रशिया से लेते हैं। अभी हम क्या करें? अपने डिफेंस पे काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जब हम बनाने लगेंगे तो नहीं मंगाएंगे। तो जो सामान हम या तो बना नहीं सकते या तो हम सस्ते में नहीं बना सकते, उसको हम उन कंट्रीज से मंगाते हैं जहां पे वो इजीली अवेलेबल है। ठीक है। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन जरूरी है। और ग्लोबलाइजेशन करने का फायदा ये है कि सारी इकोनॉमीज, कल्चर और लोग, पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं। पहले आप दुनिया के बारे में इतना नहीं जानते थे, अगर केवल अपने यहाँ के प्रोडक्ट हो। अब आपको पता है कि इस समय यूएसए में भी क्या फैशन चल रहा है, यूके में भी क्या फैशन चल रहा है, क्योंकि वही प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली आपके पास भी आ रहे हैं। जब नाइकी जैसा ब्रांड कुछ लॉन्च करता है तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस समय शूज में इस तरह का फैशन चल रहा है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्यों ग्लोबलाइजेशन होता है? देखिए बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको याद रखिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे बड़ा फायदा। अगर इंटरनेशनल ट्रेड में, ट्रेड के रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो किस लिए हो रहा होगा? ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इंक्रीजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन नेशंस इज वन ऑफ द की वेज दैट ग्लोबलाइजेशन एम्स टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आप बाहर से सामान मंगाओगे, आपको सस्ता सामान मिलेगा, आप उसको बेहतर से यूज़ करोगे। आप बढ़िया सस्ता रॉ मटेरियल मंगाओ, उसको प्रोसेस करो, बनाओ, आगे बेचो, और जो सामान आप अच्छा बना सकते हो उसको दुनिया को बेचो, तो आपको उसी चीज़ का ज़्यादा दाम मिल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके यूपी में दशहरी मैंगो होते हैं, लखनऊ के आसपास मलिहाबाद में दशहरी मैंगो होते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में अल्फोंसो होते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी के मैंगोज है सब, और भी बहुत तरीके के हैं। तो जिस रेट पे आप इसे इंडिया में बेचोगे, इसका 100 गुना रेट आपको इसका यूरोप में मिलेगा। तो ये क्या करता है कि आपको ग्रोथ करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है। इंक्रीजिंग कंपटीशन, अगर आप ग्लोबल फर्म्स को अपने यहाँ अलाउ ही नहीं करोगे, सब लोकल ब्रांड्स होंगे, तो कंपटीशन बहुत कम होगा। और जब क्वालिटी में कोई कंपटीशन, देखिए जब से, इसीलिए देखिए जब से एलपीजी पॉलिसी लागू हुई है, आप देखिए कस्टमर मार्केट का किंग बन गया। पहले पीएसयूज थी, तो वो पीएसयूज अपने हिसाब से काम करते थे। अब क्या है, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से काम करना पड़ता है, क्योंकि एक ब्रांड ने अगर कॉम्प्रोमाइज किया तो कस्टमर तुरंत दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो अब इंडियन फर्म्स भी अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो उन्हें प्रोडक्ट किस क्वालिटी का बनाना पड़ेगा, इंटरनेशनल क्वालिटी का, हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है। Access to a wider market for products and services which can spur efficiency and innovation is made possible by globalization. Globalization से आपको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और बाकी सारी चीज़ें एफिशिएंट तरीका मिलता है। बेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज, कुछ चीज़ें ऐसी मान लीजिए जो इंडिया में होती नहीं, मान लीजिए जैसे लिथियम का रिजर्व चाइना के पास या साउथ अमेरिका में, इन सब जगहों पे लिथियम का रिजर्व ज़्यादा है। तो इस तरह के रिसोर्सेज भी आपको एक्सेस हो जाते हैं अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो। कल्चरल एक्सचेंज, देखिए आप आज के टाइम पे इंडिया में क्या डिबेट चलती है कि हम बहुत ज़्यादा वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड हैं कि नहीं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये तो चलिए एक अलग टॉपिक है, सोसाइटी का टॉपिक है। कॉमर्स में आपको क्या समझना है कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम वेस्ट से इफेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम वेस्ट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जब वेस्टर्न क्लॉथ्स आपको कैसे मिलते हैं, जब वेस्टर्न कंपनियां इंडिया में आती हैं, वो यहाँ पे अपना डिजाइन दिखाती हैं, प्रोडक्ट दिखाती हैं, लोगों को पसंद आता है, वो लेते हैं। तो जब भी आप किसी देश के साथ ट्रेड करते हो तो अल्टीमेटली आप उसके साथ अपना कल्चरल एक्सचेंज भी करते हो। वो कंपनी जब इंडिया आती है तो देखिए ना कैसे बाहर वाले ब्रांड आते हैं, पर वो इंडियन फॉर्म में, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सब एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच यहाँ पे एक इमोशन है, लोग उसको एंजॉय करते हैं, तो सब उस पर कमेंट करते हैं, अपनी तरह से पोस्ट बनाते हैं। दिवाली पे क्यों डिस्काउंट देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इनके यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल यही है। तो इसे बोलते हैं कल्चरल एक्सचेंज। अब यानी यूरोप में बैठी कंपनी का भी मालिक को पता है कि दिवाली इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जहाँ पे सेल लगती है। तो इस तरह की चीजें हैं। कल्चरल एक्सचेंज किसकी वजह से होती है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है। और बात करें फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, मतलब क्या क्या उसमें हिस्से हैं, तो ओपनिंग एंड प्लानिंग द बिजनेस थ्रू द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि आप पूरी दुनिया में ब्रांचेस खोल सके, पूरी दुनिया में अपना बिजनेस खोल सकें। न्यू ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट इमर्जेस विद ग्लोबल ब्रांड, जैसे ही आप ग्लोबल ब्रांड बनते हो आपके लिए नया मार्केट बन जाता है। पहले मान लीजिए आप इंडिया में का ट्रेड करते थे, तो 140 करोड़ जनता है, इसमें से मान लीजिए 20% आपका मार्केट है, 20% लोग आपके मार्केट है। तो पहले तो आपकी मार्केट केवल 140 करोड़ की थी, अगर आप एक्सपेंड भी करते थे इसमें करते, जब आप दुनिया में गए तब आप 800 करोड़ के आसपास लोगों के पास पहुंच गए। अब इनके बीच में आपको ट्रेड करना है। तो ये होता किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इरेज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉरेन मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट के बीच का डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है जब आप अपने शहर में निकलते हो, और जैसे ही आप शहर की प्राइम लोकेशन पर पहुंचते हो, वहां आपको लोकल ब्रांड्स की शर्ट भी मिलेगी, वहां आपको इंटरनेशनल ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, वहीं आपको नाइकी भी मिलेगा, एडिडास भी मिलेगा, और वहां आपको लोकल ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स भी मिलेंगे। पीटर इंग्लैंड जैसी लोकल इंडियन कंपनियां भी हैं, जो जैसे पीटर इंग्लैंड है, और आपका आदित्य बिरला ग्रुप की बहुत सारी शर्ट्स की कंपनी, सब लोकल ब्रांड भी है, और आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। रैपिड ग्रोथ इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बढ़ता है। जब ट्रेड बढ़ेगा तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, मतलब जब आप अगर सामान खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना, बदले में पैसा दे रहे होंगे, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं। Locate the production and other physical facilities as consideration of global business dynamism irrespective of national consideration। अब इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ। मतलब नेशनल कंसिडरेशन अलग बात है। मान लीजिए आप एक इंडियन कंपनी है, आपको पता है कि इंडिया में क्या सस्ता है? लेबर, तो आपने फैक्ट्री यहाँ लगाई। आप लिथियम मंगाना चाह रहे हैं, लिथियम आपको पता है चाइना में सस्ता है, तो आप लिथियम चाइना से मंगाएंगे। उस पूरे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप कोई भी मोबाइल बना रहे हैं, अब आपको पता है कि इस मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स क्या हैं, चाइना में सस्ते मिलते हैं, तो आप ये यहाँ से मंगाएंगे। आपको पता है इसको मोबाइल को बनाने के लिए जो मशीन है वो यूएसए अच्छी बेचता है, तो आप यूएसए से मंगाएंगे। मतलब आप नेशनल फैक्टर्स, ऐसा नहीं कि आप इस देशद्रोही हैं, आप नेशनल फैक्टर्स को रखते हैं ध्यान में, लेकिन आप एज अ कंपनी क्या काम करोगे? जहां से चीप सामान मिले, जहां से सस्ता सामान मिले, वहां से तो मंगाओगे। तो यही बात होती है ग्लोबलाइजेशन का फायदा, कि आप क्या करते हो? प्रोडक्शन और अदर फिजिकल फैसिलिटीज वहां ढूंढते हो जहां सस्ते हैं। जैसे यूएसए की कंपनियां क्या करती है? इंडिया, चाइना जैसे देशों में आकर प्रोडक्शन कराती है, क्योंकि यहाँ लेबर क्या है? लेबर यहाँ पे सस्ता है।
ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन बिजनेस, इस टॉपिक को देख लीजिए। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन बिजनेस हैज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड द इकोनॉमी। कैसे? क्योंकि इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में, पहले हम मात्र 1.2% थे, कब? 2006 में, और 2015 का डेटा है कि 2.7% हो गए हम 2015 में। अब आपको ये डेटा याद नहीं रखना है, या ये डेटा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको पता क्या रखना है कि हमने 2 ही साल में, 10 ही साल में, मतलब एक डिकेड में हमने क्या किया, लगभग अपने प्रोडक्शन को, अपने इंटरनेशनल ट्रेड में अपने हिस्से को डबल कर लिया। 1.2 का डबल 2.4 होता, हमने उससे भी डबल से ज़्यादा कर लिया बल्कि। ठीक है, ये WTO का डेटा है। एडिशनली इंडियन फर्म्स हैव इंगेज इन कंसोलिडेशन एक्टिविटीज सच एज मर्जर और एक्विजिशन। हमने बहुत सारे मर्जर और एक्विजिशन करे हैं। आपको टाटा का मर्जर एक्विजिशन याद होगा कि हमने क्या कि टाटा ने जब जैगुआर को एक्वायर किया तो एक इंटरनेशनल ब्रांड को इंडियन ब्रांड ने एक्वायर कर लिया। तो ये सब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन बिजनेस है। क्या आपको इसमें से कुछ याद रखना है? तो इस पूरे में से तो ऐसा कोई डेटा इसमें से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये पढ़ा क्यों है, ये आपको समझना है कि हमको ग्लोबलाइजेशन करना क्यों था, हमने क्या किया, हमने उसमें ग्रो किया कि नहीं। अगर बनता है कि हमने ग्रोथ की है, हमने डबल से ग्रोथ की है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी ली है, किसके लिए? ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहली पॉलिसी क्या ली होगी? जाहिर सी बात, सबसे पहली पॉलिसी है कि ग्लोबलाइजेशन को अलाउ करना। तो वो कब हुआ? 1991 में हमने लिबरलाइजेशन किया। लिबरलाइजेशन का मतलब समझ लीजिए, पॉलिसीज को लिबरल करना, मतलब पॉलिसीज को आसान करना। अगर पहले आपको लाइसेंस लेने के लिए 20 डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, तो आज के टाइम पे 5 डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। पहले आपको लाइसेंस लेने के लिए इंडियन होना जरूरी था, तो इतनी प्रॉपर्टी होनी जरूरी चाहिए, ऐसे अगर नियम कानून थे, तो वो सारे रूल्स को गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा ईजी किया ताकि आराम से ब्रांड्स अपने आप को रजिस्टर कर सकें। और ग्लोबलाइजेशन अलाउ किया, मतलब बाहर वाले फर्म्स को अलाउ किया। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव। पूछ सकता है LPG पॉलिसी कब आई? तो 1991। किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे आई? तो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के टाइम पे कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी आई? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, LPG पॉलिसी 1991। इस तरह से सवाल बन सकते हैं। Announce a new economic policy which include policies to reduce government regulation, encourage import and reduces taxes. These policies were intended to open Indian economy to foreign investment. फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आ सके, फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ आ सके, फॉरेन पैसा हमारे यहाँ आ सके, इसलिए किया गया था। दूसरा क्या किया हमने? दूसरा क्या? लिबरल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मतलब हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पहले बहुत स्ट्रिक्ट थी कि हम बाहर से सामान नहीं मंगाएंगे, उसको लिबरल किया कि नहीं मंगाएंगे। फिर हमने कहा कि नहीं 20%, अरे चलिए हम 50% सामान मंगाएंगे, 70% सामान मंगाएंगे। कैसे? द गवर्नमेंट हैड रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। हमने ट्रेड बैरियर्स को कम कर दिया, टैरिफ्स को कम कर दिया। इंक्लूडिंग ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग कस्टम ड्यूटीज टू अ मैक्सिमम रेट ऑफ 10%। हमने क्या कहा? हमने कहा मैक्सिमम अगर हम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे तो 10% लगाएंगे। तो इससे क्या होगा? बाहर वाली कंपनी हमारे यहाँ आना चाहेंगी कि जब कस्टम ड्यूटी कम देना है, तो उनको पता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट, इंडिया वैसे भी बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा क्या, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि 140 करोड़ लोग आपके पास हैं। तो हमने कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया। ये एक तरीका लिया इंडियन गवर्नमेंट ने। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखिए कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ऐसे बड़े फर्म्स आते हैं तो ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, बैंक्स हो जिससे वो लोन ले सके, क्रेडिट ले सकें, या अगर उनको मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो इशू कर सके, पेमेंट ले सके, पेमेंट दे सके। इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी थे, गवर्नमेंट ने ये भी किए। और अदर पॉलिसी चेंजेस, बहुत सारे पॉलिसीज हम लोग करते हैं, जैसे डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लिबरलाइज किया, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने में अलाउ कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट लगातार करती रहती है। इसमें से कुछ याद रखना है? नहीं, मेजर कुछ नहीं याद रखना, बस आपको ये हल्का हल्का पता होना चाहिए। और इस बारे में आपको क्या जानना है? तो इस बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा कंप्लीटली फ्री बैच चल रहा है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम जैसे ही नई वीडियो डालते हैं तुरंत आपको अपडेट मिलना जरूरी है। टेलीग्राम चैनल पे आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। उससे बेहतर होगा कि आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना ना भूले कि आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपके रिव्यू से हमें हेल्प होती है, प्लस बाकी बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनको भी हेल्प होती है। तो अपना रिव्यू डालना ना भूले कि आपको कैसी लग रही हैं क्लासेस। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।